नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के लिए सीटी सेल के वेबसाइट पर कैसे भरे। फॉर्म भरते समय हमें कौन सी वो गलतियां हैं उसे हमें सुधारना होगा या फिर नहीं करनी होंगी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ लेंगे। तो दोस्तों, ये है सीटी सेल का पोर्टल। यहाँ पर आपको सारे उनके कोर्सेज का लिंक मिलेगा। हमारा बीबीटेक का है, यहाँ पर क्लिक करके हम चलेंगे सीधा आगे। ये है हमारा पोर्टल। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, पता भी आपको होगी। कल तक स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट अवेलेबल नहीं थी, कल उन्होंने वो अवेलेबल की है। स्क्रूटिनी सेंटर अब काम कर रहे हैं। आपको डैशबोर्ड पर वैसा मैसेज भी मिलेगा कि आप चाहे तो आपका स्क्रूटिनी का मोड है वो चेंज कर सकते हो हमारे। और नीचे आप थोड़ा सा आओगे पोर्टल पर तो आपको फिर न्यूज़ सेक्शन, नोटिफिकेशन सेक्शन और डाउनलोड का सेक्शन अवेलेबल होगा। पिछले साल का डेटा भी वहाँ पर अवेलेबल है ताकि आप आसानी से आपका ऑप्शन फॉर्म का प्रिपरेशन कर सको। तो हमारे इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप अगले स्टेज पर जा सकते हो। पहला स्टेज है कि आपको आपका क्वालिफिकेशन या फिर प्रिलिमिनरी जो कंडीशन है वो आपको देनी है। आपने सीटी दी है या नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो नो करोगे, दी है तो यस करोगे। अगर आपने सीटी नहीं दी, नो किया, तो अगर आप आगे जाओगे तो फिर जेई के बारे में आपको पूछा जाएगा। अगर जेई भी आपने नहीं दी है तो फिर आपको पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये पूछा जाएगा। अगर आप करते हो तो यहाँ पे येस करोगे। सी आप जेई दी है तो आप यहाँ पे येस करोगे। नीचे के ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेंगे। यहाँ पे अगर आपने नो किया तो फिर अगला ऑप्शन आपके लिए खुलेगा। अगर आप सीटी नहीं दिए, जेई नहीं दिए, एनआरआई, पीआई, ओसीआई कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते तो क्या फिर आप गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल स्कीम से एंटर हो रहे हो, जैसे कि जेकेएसएस, पीएम ट्रिपल एस वाले। तो अगर यस है तो यस करोगे, अगर नहीं हो तो फिर नो करोगे। और फिर आखिरी ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, क्या आप डिप्लोमा या फिर डीओ से आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। अगर यस है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जिस कंडीशन में आप होगे, सीटी दिए तो चलो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं दी तो फिर जेई दिए तो यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर आप एनआरआई, पीआई, ओसीआई हो तो फिर यहाँ पे आपका स्टेप खत्म होगा। जिस स्टेज से आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करोगे। लेकिन सिर्फ एसएससी नहीं चलेगा, आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, ओनली एसएससी से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो चलिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे एमएसटी सीटी देने वाले, हमने भी दी है तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर आपको पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, आप आपका रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये नीचे का सेक्शन दिखाई देगा। आप अपने मार्क्स वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा और फिर सेव एंड प्रोसीड करके आगे चल दीजिएगा। तो सबसे पहला फिर हमारा सेक्शन होगा कि आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे जो गलती स्टूडेंट जनरली करते हैं कि सीटी का फॉर्म भरते समय गलती हुई थी तो सेम नाम आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्कशीट पर, 12वीं के मार्कशीट पर, एचएससी के मार्कशीट पर जो नाम है, जैसा नाम है आपको वैसा ही एंटर करना है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम सिंगल या फिर आपके मार्कशीट पे अगर सर नेम के साथ है वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर आपको पूरी सावधानी से भरना है। कई ड्रॉप डाउन में क्लिक करते समय गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पर आगे के रिजर्वेशंस खुलते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसे एक बार फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। इस रिलीजन के सिलेक्शन के बेसिस पर आगे जाकर फिर आपको माइनॉरिटी जैसे ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे आपको रीजन आपका सेलेक्ट करना है। इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इनकम के बेसिस पे भी टीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जैसी सुविधा आपके लिए आगे ऑप्शंस वो एनेबल होंगे। यहाँ पे आपको मातृभाषा आपकी सेलेक्ट करनी है। अगर मराठी छोड़ के अगर कोई आप सेलेक्ट करते हो तो फिर उसके बेसिस पर आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऑप्शंस भी आगे अवेलेबल होंगे और ये डिफ़ॉल्ट इंडिया ही होगा। तो आपको जैसे कि प्रिलिमिनरी कंडीशन हमारी इस एडमिशन प्रोसीजर की है कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए स्टूडेंट, तो ये डिफ़ॉल्ट वहाँ पर होगा। अगला सेक्शन है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। आपको जो भी एड्रेस है उसे 3 भागों में बांट दीजिएगा। फ्लैट नंबर, हाउस का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आपके सोसाइटी का नाम, एरिया का नाम, मोहल्ले का नाम, गली का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। कोई लैंडमार्क है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा, तहसील सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपका गाँव, विलेज सेलेक्ट कर दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। पिन कोड पता नहीं तो गूगल में सर्च कर दीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा, वरना उसे छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि मोबाइल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, किसी और का, जिसने फॉर्म भरा उसका मोबाइल नंबर दे देते हैं क्योंकि ओटीपी बार बार आता है तो वही काम करने वाला। ऐसा मत कीजिएगा। कैफ़े वाले का कई बार नंबर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका खुद का नंबर जो भी एटलीस्ट एडमिशन प्रोसीजर खत्म होने तक चालू रहेगा, ऐसा मोबाइल आपको प्रोवाइड करना है क्योंकि बार बार उस पर ओटीपी आएगा और आपको हर स्टेज के लिए उसको फिर प्रोड्यूस करना होगा इस सिस्टम में। तो एक वर्किंग
आपको मोबाइल नंबर और एक वर्किंग मेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है। डमी डेटा है, मैंने भरा है, लेकिन आप अपना अच्छी तरह से डेटा वहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आते हैं आखिर में, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड पॉलिसी आप पढ़ लीजिएगा। एक कोई भी आपको एक अपर केस लोअर केस आपको अक्षर यूज़ करने होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने होंगे, और कुछ अंकों का भी आपको यूज़ करके एक सुंदर सा पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन जो आसान पासवर्ड है, pass@123 या फिर pass#123, आपका मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड को ही पासवर्ड और आप ईयर ऐसा मत डालिएगा, कोई अच्छा सा पासवर्ड आप क्रिएट कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे कैप्चा वो जो है डाल दीजिएगा जिस प्रकार से, और सेव एंड प्रोसीड करके फिर आगे जाइएगा। तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन का अगला प्रोसेस पड़ाव आ जाएगा, जहाँ पे आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बार बार उस पर OTP आता है। तो मोबाइल वेरिफिकेशन, आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, OTP आएगा, आपको उसे यहाँ पे एंटर करना है। आप उसे एंटर कर दीजिएगा। बैकग्राउंड में कोई आपको आवाज़ सुनाई दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपके मोबाइल पर इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, ये नाम डमी है। तो फिर आपको कॉपी करना है, यहाँ पे डालना है और फिर वेरीफाई करके आगे जाना है। तो फिर आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। उसे पहले नोट कर दीजिएगा। हालांकि आपके मेल और आपको व्हाट्सएप पर भी और आपके टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो चुका है। उसे आप संभाल कर रखिएगा। ये आपको आखिर तक यूज़ करना है। और फिर यहाँ पे अगर क्लिक करके आप जाओगे मेन पेज पे, और आपको यहाँ पे अब फिर आपका जो अभी क्रिएट किया हुआ आया हुआ स्क्रीन पर, ये वाला, इसे कॉपी करना है। और ये आपका यूज़र आईडी होगा, अब एप्लीकेशन आईडी होगा, यहाँ पे डालना है। अभी जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, और फिर साइन इन करना है। और ये आपको हर बार एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप अंदर आओगे, आपका स्वागत होगा कि आप कौन से तरीके से फॉर्म भरना चाहते हो इस क्वेश्चन से। और ये एक प्रश्न हमें सवाल करना है, आपको तय करना है कि आपको ई स्क्रूटिनी से या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरना है। ई स्क्रूटिनी क्या होता है, फिजिकल स्क्रूटिनी क्या होता है, डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है। पिछले साल के वीडियो देखे तो भी चलेगा। मैं सिंपल से यहाँ पे बता देता हूँ। ई स्क्रूटिनी यानी सब कुछ प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म ऑनलाइन भर के सब कुछ ऑनलाइन होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको स्क्रूटिनी सेंटर पर जाना होगा, नज़दीकी किसी भी जो लिस्ट में अवेलेबल है वहाँ से उनका अपॉइंटमेंट लेना होगा, वहाँ पे जाना होगा, उनको ओरिजिनल दिखाने होंगे। वो फिर आपको ठप्पा लगा के फाइनल आपको एप्लीकेशन का प्रूफ यानी कन्फर्मेशन दे देंगे, जिसे रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट हम कहते हैं, और वो आपको प्राप्त करनी होगी। तो ये सिंपल प्रोसीजर है दोनों का। तो आप चाहे तो ई स्क्रूटिनी या फिर आप चाहे तो फिजिकल स्क्रूटिनी से आप कर सकते हो। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट की तो फिर आपको बुक स्लॉट बुकिंग का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट, आपका स्क्रूटिनी सेंटर और अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इस प्रकार से ये डमी है, तो इस प्रकार से आप स्लॉट देख सकते हो, और जो स्लॉट आपको अवेलेबल होगा इसमें से आप कोई भी एक स्लॉट बुक कर सकते हो और फिर उस स्लॉट में जा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप जा नहीं सके तो आप उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हो। तो एक बार कंफर्म कर दिया तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसे रीशेड्यूल यहाँ से आसानी से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है और आप चाहते हो कि मैंने ई स्क्रूटिनी से भरा है, मुझे फिजिकल स्क्रूटिनी पे जाना है, या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी से भरा है, मुझे ई स्क्रूटिनी से जाना है, तो भी आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज वेरिफिकेशन मोड। आप जाइएगा वहाँ पे, फिर से आपको पूछा जाएगा कि मुझे चेंज करना है ई स्क्रूटिनी से। मैंने पहले फिजिकल स्क्रूटिनी से किया था, अब मुझे ई स्क्रूटिनी से करना है। वो आपको ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे यस बोल दीजिएगा। फिर आपको एक बार पासवर्ड डालना होगा, वेरीफाई पासवर्ड करना होगा, OTP आएगा। जैसे कि मैंने कहा बार बार आपको OTP प्रोड्यूस करना है, उसे इंसर्ट करना है, तो मोबाइल चालू रख दीजिएगा। जैसे आप OTP डाल दोगे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बदला है, और आपके इसमें डैशबोर्ड पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप चाहे तो उसे बदल सकते हो, आप उसे यस या नो करके आगे जा सकते हैं। अब डैशबोर्ड पर आएंगे तो अभी आपको दिख रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी इनकम्प्लीट है। सिर्फ पहली स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट की है, रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी के सारे स्टेजेस अभी हमें कंप्लीट करने हैं एक वन बाय वन, और फिर ये 10वीं स्टेप तक आने के बाद हमारा फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक एक स्टेप में। थोड़ा नीचे आओगे तो डॉक्यूमेंट की हालत भी यहाँ पे दिखाई देगी कि आपको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपने जैसे डेटा भरा है उसके अनुसार यहाँ पर आएगा वो, और फिर आपको कितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए और कितने पेंडिंग है, लास्ट में ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके हम जाएंगे आगे।
तो पहला स्टेप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर मेरे ध्यान में रहा तो मैं आई बटन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है हमने पूरा कि टाइप ए बी सी डी ई सारे जो कैंडिडेचर टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पे क्विक मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ए वाले स्टूडेंट्स का सिंपल फंडा है, उनका 10th और 12th या फिर डिप्लोमा महाराष्ट्र से होना चाहिए, उनका कॉलेज महाराष्ट्र में होना चाहिए, चाहे बोर्ड कौन सा भी होने दो, कॉलेज महाराष्ट्र में होना चाहिए। और उसके पास खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर वो महाराष्ट्र में बर्थ उसकी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप बेशक टाइप ए में आओगे। अगर आप टाइप ए की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आप टाइप बी में आओगे, यानी आपका एसएससी बाहर हुआ है या फिर एचएससी बाहर हुआ है, लेकिन आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो और बर्थ भी महाराष्ट्र है तो भी आप टाइप बी में आओगे। अगर आपका 10th 12th महाराष्ट्र में हुआ है लेकिन बर्थ बाहर हुआ है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बाई चॉइस, तो भी आप टाइप बी में आओगे। यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन जो फुलफिल नहीं करता है वो टाइप बी में आएगा, लेकिन वो भी महाराष्ट्र स्टूडेंट होगा। आगे के टाइप सी और डी ये है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। टाइप सी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट जो कि अभी महाराष्ट्र में उनका पोस्टिंग हुआ है, उनके स्टूडेंट्स टाइप सी करके वो भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होंगे। टाइप डी वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि पोस्टिंग उनका बाहर हुआ था या फिर किसी कारणों से बाहर गए थे, उनका बच्चों का जो शिक्षण है वो बाहर हुआ था, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे इसमें या फिर डोमिसाइल का प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट्स आएंगे महाराष्ट्र टाइप डी में। लेकिन अगर आप यही पढ़े हो, आपका डोमिसाइल है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट 10th और 12th यहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन उसके फादर या फिर मदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सर्वेंट है, तो उनको टाइप डी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो टाइप ए में ही आएंगे। टाइप ई है स्पेशल, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पर के जो आप लिस्टेड विलेजेस है वहाँ के स्टूडेंट्स जिनका मदर टंग मराठी हो, ऐसा उनके टीसी पर लिखा हुआ, ऐसे स्टूडेंट्स इस टाइप ई में आएंगे और ये भी महाराष्ट्र स्टूडेंट ही होंगे। ये सारे टाइप ए बी सी डी ई ये सारे महाराष्ट्र स्टूडेंट है और इनमें कोई भी बदलाव, मतलब इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा जब मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि टाइप बी में या फिर सी में आओगे तो मेरा मेरिट नंबर नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे महाराष्ट्र कैंडिडेट है, सिर्फ उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको डिवाइड किया है, उनका होम यूनिवर्सिटी अदर दैन होम यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए ये हमने देखा। फिर है ओएमएस, इसमें किसी में नहीं आता है, वो आएगा ओएमएस में, और हम आते हैं टाइप ए में, तो हमने ये सेलेक्ट करके रखा है। दूसरा है कि थोड़ा बाकी के जो है JNK और ये ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, फॉरेन नेशनल बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, NRI PIO CIWGC स्पेशल कैटेगरी होती है। और जो स्टूडेंट्स NRI में या फिर CIWGC में आता है और नॉर्मल टाइप ए में भी आता है, उनको दो अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। टाइप ए से एक अलग फॉर्म भरना होगा और फिर CIWGC से एक अलग उससे फॉर्म भरना होगा, क्योंकि उसका एडमिशन प्रोसीजर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। अगला प्रोसीजर है, फिर आप जो भी सेलेक्ट करोगे आपका कैंडिडेचर टाइप, उसके अनुसार फिर आगे के ऑप्शंस खुलेंगे। टाइप ए के अनुसार हमें डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, टाइप बी किया तो उसके अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, डॉक्यूमेंट भी चेंज होंगे। टाइप सी है तो भी डॉक्यूमेंट चेंज होंगे, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। तो टाइप ए के लिए ये इन्फॉर्मेशन होगी, टाइप बी सी डी के लिए अलग अलग होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अब टाइप ए को प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, या कोई स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है लेकिन फिर भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देते या फिर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर देते हो, बाद में फिर डोमिसाइल भी नेशनलिटी के लिए सबमिट करते हो। तो फिर आपको जब कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए तो आपको डोमिसाइल भी सबमिट करना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर आपके पास डोमिसाइल है, नेशनलिटी डोमिसाइल एक ही साथ है, तो फिर यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी के लिए भी डोमिसाइल दीजिएगा, एक ही डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरे पास डोमिसाइल है, मैं डोमिसाइल सेलेक्ट करूँगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है आपका आपने 10th कहाँ से किया, आप 12th कहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ से किया, फिर उसके बाद आपको तहसील यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और उसके बेसिस पे आपकी होम यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। होम यूनिवर्सिटी अदर दैन होम यूनिवर्सिटी की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कॉलेज, जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेज है जो अभी ऑटोनॉमस नहीं हुए, उनके लिए ये काम आएगा। बाकी के सारी सीटों का बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट लेवल पर है, उसमें ये नहीं ज़्यादा काम आएगा। लेकिन जो कॉलेज अभी भी ऑटोनॉमस नहीं हुए उनके लिए आपको फिर होम यूनिवर्सिटी और अदर दैन होम यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए ये डेटा उन्होंने पूछा है। उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स आपको देने हैं, ओपन कैटेगरी है तो ओपन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन हम अगले स्लाइड पर ज़रूर देखेंगे। तो ओपन के लिए सेलेक्ट किया तो फिर आपका उत्पन्न या फिर या इनकम का यहाँ पर ऑप्शन आएगा,
और आपने जो पहले भरा था उसके बेसिस पर आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस करना है। येस है तो येस, नहीं आपके पास तो नो कर दीजिएगा। येस किया तो फिर आपको पूछेगा कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फिर कास्ट आपको यहाँ पे प्रविष्ट करनी है, एंटर करनी है, और फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का स्टेटस आपको देना है। अगर अवेलेबल है तो आप कर दीजिएगा, नहीं अवेलेबल है तो फिर आप अगले ऑप्शंस के अनुसार आप चले जाइएगा। तो चलिए ईडब्ल्यूएस की स्थिति हमने देख लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने कहाँ सबमिट किया, वो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपको, और फिर आपको उसकी रिसिप्ट अपलोड करने के लिए बोल देगा। जैसे कि कैटेगरी के बारे में हम देखेंगे, तो कैटेगरी का आप सेलेक्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट कर दिया कैटेगरी तो फिर आपको आगे के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको पूछेगा कि आपके वैलिडिटी की क्या स्टेटस है। अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर आपने नॉट अप्लाइड लिख दिया तो फिर आपको आएगा, आपने अगर नॉट अप्लाइड लिख दिया तो फिर आएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर ये इस बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक नहीं आया है, ऐसी कंडीशन है तो फिर चलेगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो कब किया था, किसके पास किया था, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, नेम क्या है, नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। और फिर सेम नॉन क्रिमिलेयर के बारे में भी होगा, जिनको लागू है उनको वो भी सेलेक्ट करना होगा कि क्या है, नॉन क्रिमिलेयर की स्थिति क्या है। अवेलेबल है तो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है अगर आपने ऐसा किया तो फिर से कहेगा कि आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है, अभी तक नहीं मिला है, तो फिर आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और फिर नीचे आपको बताया जाएगा कि आपको उनकी रिसिप्ट अपलोड करनी होगी। अगला है कि आपको स्पेशल रिजर्वेशन, हमने कैटेगरी का रिजर्वेशन देख लिया, कुछ और स्पेशल रिजर्वेशन भी आपके लिए होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, टीएफडब्ल्यू जैसे कि ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भरा था डेटा उसके अनुसार अगर एप्लीकेबल है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके रखिएगा। सेम डिफेंस के लिए भी है। डिफेंस में अगर कौन से डिफेंस टाइप में आप आते हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे चले जाइएगा। आपका इनकम शो होगा और उसके बेसिस पे फिर टीएफडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन खुलेगा। आप इंटरेस्टेड है तो यस, नहीं है तो नो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि टीएफडब्ल्यूएस को सेलेक्ट कर दिया तो सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस में ही हमारा विचार होगा, ओपन के सीट में विचार नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स एलिजिबल होके भी यहाँ पे नो करते हैं। ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। टीएफडब्ल्यूएस की जगह अलग होती है, उनकी सीट्स अलग होती है, ओपन की सीट अलग होती है। आपको दोनों में भी विचार किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बेझिझक जितने हो सके उतने सीट टाइप पर क्लेम कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी प्रकार से ऑर्फन का है, अगर आप है तो यस, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। उसके बाद माइनॉरिटी के ऑप्शंस, आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त कैटेगरी रिलीजन और लैंग्वेज भरी थी उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको खुलेंगे। अगर आपने वहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया और यहाँ पे आपने प्रयत्न किया, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन मैंने प्रयत्न यस कर दिया और दोनों को टिक कर दिया, तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपका मदर टंग मराठी है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आप नहीं आएंगे, और रिलीजन के बेसिस पर भी मैं फिर माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आता हूँ। तो जो लागू है आप वो सेलेक्ट कर दीजिएगा और अगले पड़ाव पर आप चले जाइएगा। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। पहले हमें एसएससी का डिटेल्स भरना है। एसएससी का डिटेल्स क्यों चाहिए, तो जब टाई होंगे आपके मार्क्स तो एसएससी तक भी आता है टाई का वो मामला, इसलिए आपको एसएससी के भी मार्क्स लिए जाते हैं। बोर्ड आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका 10th का आप सीट नंबर डाल दीजिएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और टोटल एग्रीगेट मार्क जो भी आपके है 500 में से, बेस्ट ऑफ 5 में से, वो आप डाल दीजिएगा और आप सेव करके आगे चले जाइएगा। अगला पड़ाव है एचएससी के या फिर उसके इक्विवेलेंट्स मार्क आपको यहाँ पर दे देने हैं। अगर आप एचएससी है, जिस आप प्रकार से आप क्वालिफिकेशन करके आए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एचएससी वाले होंगे तो एचएससी, डिप्लोमा वाले जो आएंगे वो डिप्लोमा को सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए फिर अलग विंडो चेंज होगा, आपको मार्क्स एंटर करने होंगे। एचएससी वाले है और महाराष्ट्र बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड अगर दूसरा है तो आपको मैनुअली एंट्री करनी है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड से अगर हो आप तो आपके मार्क्स फेच होंगे, आपको डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। आपको सिर्फ ईयर सेलेक्ट करना है, आपका सीट नंबर डालना है, मार्कशीट के अनुसार आपको नाम, मदर्स का नाम डालना है, आपका नाम डालना है यहाँ पे कैंडिडेट का, और गेट डेटा किया तो फिर आपका पूरा डेटा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। लेकिन बाकी के बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बोर्ड सेलेक्ट करना है और फिर पूरी जो एंट्री है मार्क्स की वो आपको यहाँ पर करनी है।
तो एक बार इसके रिगार्डिंग कोई अगर सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। फिर अगला पड़ाव है कि जेई, अगर आपने जेई दी है, अगर नहीं दी है तो डायरेक्टली 7 प्रोसीड करके आगे चलेगा, नो करके। अगर दी है तो यस कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे सीईटी में अच्छे मार्क्स है, लेकिन जेई में कम है स्कोर, 60 70 80 है, 80 तक आया है, लेकिन यहाँ पर 94 97 98 है, तो मुझे अच्छा कॉलेज फिर सीटी से मिलेगा, तो फिर जेई से मैं क्यों अप्लाई करूँ। लेकिन दोस्तों, जेई के लिए भी अलग कोटा होता है, और कुछ अच्छे कॉलेजेस में जेई का कोटा है, तो हो सकता है कि जेई से भी आपको अच्छा कॉलेज मिले। तो जेई से भी हमने अप्लाई करने में चूकना नहीं है, हमें ज़रूर अप्लाई जेई से भी करना है, चाहे वो मार्क्स कितने भी हो। तो आप वो ऑप्शन छोड़िएगा मत हाथ से, आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको जेई का सीट नंबर पूछेगा और फिर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। जेई का डेटा भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। आप जेई का डेटा एक बार रेफ़र कर दीजिएगा, सेव एंड प्रोसीड करके फिर आगे चल दीजिएगा। तो अगला से फिर पड़ाव है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। आप अपना एक फ़ोटोग्राफ आपने मुझे लगता है कि सीटी के वक्त आपने ये करके रखा होगा, आपने वो फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड की तो भी चलेगी। अगर नहीं किया है, कोई किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, तो आप फ़ोटो एक करके रखिएगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके उसका एक फ़ोटो, क्रॉप फ़ोटो करके आप रखिएगा। आपको यहाँ पे अपलोड वो करने हैं। तो अपलोड के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटोग्राफ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। मोबाइल से कर रहे हो तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हो। बाकी यहाँ पे ओपन करके आप अपने पीसी पे चले जाओगे। यहाँ पे आपका जहाँ पर भी फ़ोटो रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से आप उसे रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, इसे क्रॉप भी कर सकते हो। पीला वाला जो है उसे खींच कर आप उसको क्रॉप कर सकते हो, और अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे वो दिखाई देगा। उसके बाद फिर हमें सेलेक्ट करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे जैसे क्लिक करोगे ये फिर पैनल खुलेगा, यहाँ पे आप ओपन कर दीजिएगा। फिर सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगी इस प्रकार से फिर उसे आपको जो कुछ रोटेट करना है, फिराना है, घुमाना है, कुछ करना है तो कर सकते हो, या फिर उसे अपलोड पे क्लिक करके सिग्नेचर को भी आप अपलोड करोगे, और दोनों भी अपलोड होने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड करके आगे जाओगे। इसके रिगार्डिंग भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और आखिरी पड़ाव है हमारा अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। जिस जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरा है, जो जो क्लेम आपने किए, उसके हिसाब से फिर आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऐसा एरो यहाँ पर दिया होगा, इस एरो पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पीसी पे चला जाएगा। उसके सॉरी ये स्टेज आएगा, और उसमें अब इस साल उन्होंने एक बदलाव किया है कि आपको बार कोड डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे कि नेशनलिटी हो गया, डोमिसाइल हो गया, इनकम हो गया, तो इनके आपको वहाँ पर उनका जो सीरियल नंबर टॉप में आपका बार कोड होगा, उसके नंबर होगा, बार कोड नंबर, वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप एंटर करके रखिएगा, फिर यहाँ पर ओपन कर दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे। अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक बार व्यू करके देखिएगा कि अच्छी तरह से वही डॉक्यूमेंट, वही नहीं हुआ है ना, कि नेशनलिटी की जगह पे मार्कशीट तो नहीं चली गई ना, एक बार देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, गलत डॉक्यूमेंट हम करते हैं अपलोड। याद रखिएगा, ओरिजिनल से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिएगा, फ़ोटोकॉपी से मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक भूल गया, जब हम ईडब्ल्यूएस पे क्लेम कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस अपलोड किया था, कुछ एफसी ने उसको अप्रूव ही किया था, लेकिन जब एडमिशन का वक्त आया तब उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ गया। तो महाराष्ट्र का जो प्रोफार्मा है, ये वाला वी वाला, सॉरी वी बोलते 5 वाला, तो जो पर्टिकुलर प्रोफार्मा पूछा है, स्टेट का जो ईडब्ल्यूएस है वही अपलोड आप करें, सेंट्रल वाला ना करें, ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना हो। ये एक मैं बताना भूल गया था, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा और फिर से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका आपको मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके अगले स्टेज पर चले जाइएगा। जिन लोगों ने सीईटी का फॉर्म भरा था, सीईटी के लिए फ़ीस भरी थी, उन लोगों को फिर से फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, नील आ जाएगा। जो लोग सिर्फ ओएमएस स्टूडेंट्स है या फिर बाकी के कैटेगरी से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब पीआईओ, ओसीआई, सीआईडब्ल्यूजीसी हो, उनके लिए यहाँ पर फ़ीस आया जाएगा और आपको फ़ीस पेड करना होगा। फ़ीस पेड का सिंपल फंडा है, उनका गेटवे खुलेगा, यूपीआई
नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप 7 प्रोसीड करोगे तो फिर अगले स्टेज पर चले जाओगे। एक बार पूरी भरी हुई इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में वर्जन के बारे में भी शंकाएं होती कि ये वर्जन 1 2 3 4 6 क्या हो गया है। तो ये सिर्फ आपके रिविजन्स है डॉक्यूमेंट के। आपको सिर्फ जब आप जाओगे स्क्रूटिनी सेंटर पर, फिजिकल स्क्रूटिनी वाले स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ लेटेस्ट वर्जन वाला लेके जाना है। मतलब ऑनलाइन अगर वर्जन 6 दिख रहा है तो मेरे पास प्रिंट भी 6 का ही होना चाहिए, 5 3 2 या 1 का नहीं चलेगा। तो सिर्फ ये बात आप ध्यान रखिएगा वर्जन के बारे में। बाकी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास होना चाहिए, इतना ही। बाकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन भरी है। मैंने जो डेटा फेच हुआ है वो भी करेक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। ये सारे कन्फर्मेशन होने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके सिवाय नहीं, एक 2 बार 3 बार आप डेटा वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आप आगे जा सकते हो। तो फिर आपको आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, एक बार आप पासवर्ड डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड कर लीजिएगा। OTP आएगा, OTP यहाँ पे प्रविष्ट कर दीजिएगा। OTP डालने के बाद आप जाइएगा आगे, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप उसे प्रिंट निकाल सकते हो। फिजिकल स्क्रूटिनी वाले इसका प्रिंट निकालेंगे, डॉक्यूमेंट उसके साथ जोड़ेंगे, एक फोटोकॉपी भी यानी जेरोक्स कॉपी लेकर जाएंगे, और वो आपकी जो अपॉइंटमेंट आपने बुक की है उस सेंटर पर जाकर ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। पहले डैशबोर्ड ऐसा था, बता रहा था कि आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया। अब हमने फॉर्म सबमिट किया तो फिर डैशबोर्ड पर आपको आएगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब वी वेरिफिकेशन की मैं राह देख रहा हूँ। यहाँ पर भी दिख रहा है कि 8 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, 8 मैंने अपलोड किए, बाकी मेरा कुछ नहीं है। तो ये मेरा अभी स्टेटस है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा फॉर्म ई स्क्रूटिनी को चला गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।